ठीक है, तो मुझे आशा है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आज हम लोग CRSS क्रिटिकली रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये टॉपिक क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। उसके बाद ये कैसे निकलता है, इसका क्या महत्व है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में जो फॉर्मेलिटी रहती है उसको कर लेते हैं। यदि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके यस कर दीजिए। बढ़िया। सर्वेश को आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे लग रहा है आ रही है। ठीक है, तो ठीक, तो हम लोगों ने इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, जिससे हमको ये पता चला कि मटेरियल्स में ऐब हो सकता है, मटेरियल्स में दिक्कत हो सकती है ना। उन दिक्कतों को पढ़ने गए तो हमको ये समझ में आया कि ये दिक्कतें कई प्रकार की होती हैं। पॉइंट वाली दिक्कतें आती हैं, लाइन वाली दिक्कतें आती हैं, सरफेस वाली दिक्कतें आती हैं और वॉल्यूमेट्रिक दिक्कतें भी आती हैं। तो लाइन वाली दिक्कत में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, डिसलोकेशन। ठीक है, तो डिसलोकेशन कॉजेज स्लिप। डिसलोकेशन क्या करता है, वो स्लिप करने देता है मटेरियल को मटेरियल पर ही, दूसरे मटेरियल नहीं। मतलब सेम मटेरियल है, उसके एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे थ्रू द लाइन वो फिसलने देता है, जिसको कहा जाता है स्लिप। ये फिनोमेना होता है स्लिप।
तो ऐसे मटेरियल जो कट जाते हैं, जो टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं ड्यू टू डिसलोकेशन, ड्यू टू स्लिप। तो इस स्लिप को कैसे निकाला जाता है, इस चीज को हम लोग समझने के लिए ही पढ़ने जा रहे हैं रिजॉल्व्ड shear स्ट्रेस। दिखाई पड़ रहा है आप लोग को कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रवेश, दिखाई पड़ रहा है बच्चा? सर्वेश, दीपक, कोई बताओ भाई, दिखाई पड़ रहा है? तो दिखाई दे रहा है जरूर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिजॉल्व्ड shear स्ट्रेस। ठीक है, shear स्ट्रेस क्या होता है? shear स्ट्रेस मतलब जब कोई मटेरियल, है ना, इस तरीके से कटता है, जब उसको काटा जाता है, तो उस काटने के विरोध में या इस टूटने के विरोध में जो वो बल उत्पन्न करता है, उसको क्या बोल रहे हैं? shear स्ट्रेस। तो स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू shearing, इट इज नोन एज shear स्ट्रेस। अब यहाँ पे आता है रिजॉल्व्ड shear स्ट्रेस। तो रिजॉल्व्ड shear स्ट्रेस क्यों कह रहे हैं, ये बात अभी आप लोग को पता चल जाएगी। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल मटेरियल है, सिलिंड्रिकल वर्क पीस है, उस पे शेयरिंग हो रही है ड्यू टू फोर्स, है ना, स्लिप हो रहा है ड्यू टू फोर्स। तो उसमें रिजॉल्व्ड shear स्ट्रेस कितना होगा, ये हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? कंसीडर सिलिंड्रिकल वर्कपीस। ये आपका सिलिंड्रिकल वर्कपीस है। सर कुछ थोड़ा धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है? अभी कुछ दिख रहा है? अभी ठीक दिख रहा है। तो ये एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस है। लो, मेरी कलम नहीं चल रही है। ओह माय गॉड, एक सेकंड रुको यार। तो ये आपका सिलिंड्रिकल वर्कपीस है। ठीक है, ठीक। इस सिलिंड्रिकल वर्कपीस पे इस तरीके से F नाम का एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक, ये जो सरफेस है, इसका एरिया है A। इसका एरिया कितना है? A। यहाँ लिख देते हैं, फोर्स कितना लग रहा है? F। एरिया कितना है? A। तो इस फोर्स के कारण इस एरिया पे लगने वाला स्ट्रेस कितना हो जाएगा? तो हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू
फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। नहीं, इसका इससे स्ट्रेस से रिलेटेड बताइए। F इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो गया? टेंसाइल स्ट्रेस आपकी वैल्यू हो गई सिग्मा। ठीक है, तो इतना डाटा हमको इतने फिगर से मिल गया। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जितनी चीजें बनती चली जा रही है ना उसको बनाते चलिए। ठीक है, तो एक बार एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? अभी हम लोगों ने कुछ बात नहीं की है, हम लोगों ने खाली इतना कहा है कि एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस है। ठीक है, इस सिलिंड्रिकल वर्कपीस पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स। ठीक बात है, तो अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका टेंसाइल एक्सिस हो जाएगा, या फोर्स का एक्सिस हो जाएगा, या स्ट्रेस का एक्सिस हो जाएगा। ठीक बात है, इस फोर्स के लगने के कारण, ठीक है, कुछ डिसलोकेशंस हैं, कुछ इम्प्योरिटीज हैं, जिसके कारण एक स्लिप अकर होता है, जिसके कारण ये मटेरियल आपका इस जगह से, इस प्लेन से खिसकना स्टार्ट करता है। ये इसकी स्लिप की डायरेक्शन है। ये जो इधर बना, ये क्या है? आपकी स्लिप की डायरेक्शन है। ठीक है, अब चूंकि ये स्लिप की डायरेक्शन है, ये किसी एंगल पे है ना, तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। ये इस एंगल का नाम हम लोग डाल देते हैं लैम्डा। इसको फिर से इमेजिन करना हो तो मैं आप लोग को फिर से इमेजिन एक बार करवा देता हूं इसको। कि ये आपका सिलिंड्रिकल पीस है, ये आपका सिलिंड्रिकल पीस है। जब इस पे इस तरीके का फोर्स लग रहा है तो इस प्लेन से ये स्लिप मरेगा, तो जो आपका मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से स्लिप कर जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये हिस्सा कट के इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग इमेजिन करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? लैम्डा बन रहा है। ठीक है, अब चूंकि एक एंगल पे टिल्टेड है, स्लिप एंगल, तो जाहिर सी बात है ये वाला नॉर्मल अब इस पे काम नहीं करेगा, तो इस पे भी हम लोग एक नॉर्मल गिरा देते हैं। ठीक है, तो हमने इस पे भी एक नॉर्मल गिरा लिया। ठीक है, इस नॉर्मल का नाम रख देते हैं नॉर्मल टू स्लिप प्लेन। ठीक, नॉर्मल टू स्लिप प्लेन। अब ये जो पहले से एक्सिस बनी हुई है, यानी इसका जो नॉर्मल था और ये जो आपने स्लिप प्लेन बनाया, इसका जो नॉर्मल है, इसके बीच में भी एक एंगल बना हुआ है। इस एंगल का नाम मान लीजिए हम लोग रख देते हैं, चलो 5। ठीक, तो ये हो गया लैम्डा, ये हो गया 5। अभी तक क्या बात की है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात की है कि एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस है हमारे पास, उस पर ये फोर्स लग रहा है। तो चूंकि ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के लगने के कारण इसके ऊपर सिग्मा नाम का टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा, डेवलप होगा। ठीक है, तो जब इस फोर्स को लगने जाता है तो डिसलोकेशन होता है, स्लिप हो जाता है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर प्लेन पे ये मटेरियल, ये वाला मटेरियल इस तरफ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा चला जाएगा। तो इसको क्या बोला हम लोगों ने? स्लिप डायरेक्शन। तो चूंकि ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए एक नया नॉर्मल हमको यहाँ पे गिराना पड़ा। तो एंगल क्या बना? लैम्डा एंगल यहाँ बना, फाई एंगल यहाँ बना। ठीक है, अब क्या हुआ?
इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंसाइल एक्सिस एंड स्लिप डायरेक्शन। ठीक है, फाई क्या बोला हम लोगों ने? फाई इज इक्वल टू एंगल बिटवीन स्लिप नॉर्मल एंड टेंसाइल एक्सिस। देखिए, अभी इतने फिगर से इतनी जानकारी अपने पास आई है। क्या क्या आया है? ये हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, इस पे ये फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स, जिसके कारण ये स्लिप ऑकर होगा। जब स्लिप ऑकर होगा तो स्लिप प्लेन और ये नॉर्मल से लैम्डा एंगल बनेगा। ये नॉर्मल और स्लिप के नॉर्मल में फाई एंगल बनेगा। वैल्यूज क्या क्या है अपने पास? फोर्स F लग रहा है, एरिया A है, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग सिग्मा मान लेते हैं, जो बाद में हम लोग को निकालना ही है, तो अभी से बता देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू F/A होगा, या F इज इक्वल टू सिग्मा A। ठीक, कितनी जानकारी अभी अपने पास है? सर सूर्य प्रकाश को ऐड कर दीजिए सर। अच्छा, एक सेकेंड, थैंक यू। आज चूंकि स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं ना, तो ठीक। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब चूंकि ये टाउ हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रिजॉल्व्ड शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम देख लेते हैं टाउ RSS। ठीक है, दूसरी चीज, चूंकि हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि ये वाला फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है ना, तो ये F हो गया था। ठीक है, तो ये स्लिप डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ये वाला यहाँ पे, इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं FD। तो ये क्या हो गया आपका? FD। अब चूंकि ये शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है? इसी प्लेन पे लग रहा है, इसलिए इस प्लेन का हम लोग निकाल लेते हैं एरिया। तो अभी तो कोई एरिया है नहीं, तो ये एरिया मान लीजिए कितना हो जाता है? AS, एरिया ऑफ स्लिप प्लेन। ठीक है, फोर्स इन स्लिप डायरेक्शन। तो FS भी कर सकते हो, FD कर सकते हो, इसको भी ADS KS कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे FD और AS लिया, ये हो गया FD और AS। ठीक है, अब जरा कोई मुझको ये बताए कि अगर सर ये सर हाँ सर हाँ सर, बताइए। जो टाउ SS जो लिखा है, RSS, हाँ, टाउ टाउ RSS। RSS, हाँ, इसका मतलब क्या? RSS का ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस। ठीक है, ओके ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को हम लोगों ने टाउ बोला, और चूंकि रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने नाम क्या डाल दिया इसका? टाउ रिजॉल्व्ड शियर RSS स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेट, यस सर, स्ट्रेस। स्ट्रेस। हाँ, ठीक, तो कहाँ लग रहा है ये टाउ RSS? यहाँ पे इस प्लेन पे लग रहा है। ठीक है, ये रहा उसका फोर्स, यही फोर्स इसको लेके जा रहा है। स्लिप डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, तो फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। अब जरा कोई मुझको रिजॉल्व करके बता दो, ये रिजोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा मुझे लग रहा है फिजिक्स में, कि अगर ये एंगल टाउ है तो FD की वैल्यू F के टर्म में क्या होगी? बताइए, FD इज इक्वल टू कितना होगा? FD इज इक्वल टू, इसको तोड़िए, FD को F में और साइन और कॉस में तोड़िए।
सूर्य प्रकाश, नीरज, प्रवेश, अभिषेक, दीपक, कोई बताइए कितना आएगा? एफ डी इज इक्वल टू एंगल कितना है? एफ और एफ डी में लैम्डा है, इसको रिजॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? एफ डी इज इक्वल टू एफ कॉस लैम्डा। ठीक है, उसी तरीके से एएस की वैल्यू बताइए, मैं आपको हिंट कर देता हूं। ये ए है, ये वाला, ठीक है, ये एएस है, ये वाला प्लेन, ठीक है। ये जो टिल्ट हुआ है, ये जो टिल्ट है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कितना बन रहा है? फाई बन रहा है। हाँ, तो जरा बताओ जरा इसका एरिया कितना होगा? एएस इज इक्वल टू एएस इज इक्वल टू कितना होगा? सर एफ साइन फाई। एफ कहाँ आएगा बेटा? ए के टर्म में बताना है ना। वही ए अपॉन कॉस फाई, कॉस के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस नहीं आएगा? हाँ, निकालो, कॉस में आएगा, एंगल फाई बन रहा है जी। ठीक। तो ये कितना हो गया? टाउ आर एस एस, हम लोग को यही निकालना था, टाउ आर एस एस। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। जी। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। लेकिन ये कहाँ लग रहा है स्ट्रेस? ये यहाँ पे मौजूद हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मौजूद हो रहा है। इस क्रॉस सेक्शनल पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वो वैल्यू क्या है? एफ डी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एफ डी। किस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है? इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है ना। ये कौन सा क्रॉस सेक्शन है? ये स्लिप वाले प्लेन का क्रॉस सेक्शन है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? एएस। अब हमने कहा कि यार एफ डी और एएस की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको एफ की वैल्यू पता है, क्योंकि एफ तो हम ही लगा रहे थे। ए की वैल्यू भी हमको पता है। कैसे पता है? क्योंकि सिलिंड्रिकल पीस तो यार हमने ही काटा है। तो हमने क्या किया? एफ डी को एफ के टर्म में लिख दिया। तो एफ डी इज इक्वल टू क्या हो गया रिजॉल्व करने के बाद? इसीलिए इसका नाम भी आता है रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। इसको रिजॉल्व करने के बाद एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई? एफ कॉस लैम्डा। एएस को ए के फॉर्म में लिखने गए तो क्या आया? एएस इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई। तो इस तरीके से हमारा सिग्मा आर एस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ कॉस लैम्डा अपॉन ए अपॉन कॉस फाई, या टाउ आर एस एस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, हाँ, कॉस लैम्डा इनटू कॉस फाई। ये हो गया आपका रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस। अब देखने जाओ तो ये वाली जो वैल्यू है एफ बाई ए, ये हम लोगों ने ये देखो यहाँ पे लिख के रखी है, एफ इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए क्या कर सकते हैं? और टाउ आर एस एस इज इक्वल टू सिग्मा कॉस एल्फा कॉस फाई। ये हो जाता है आपका रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस। अब ये जो आपके पास इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को देख के हम लोग क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसको देख के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्लिप विच इज अ ऑकरेंस विच इज अ फिनोमिना जो कि एफ नामक फोर्स लगाने पे आता है, उस एफ नामक फोर्स लगाने पे जो सिग्मा जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जो टेंसिल स्ट्रेस पैदा हो रहा है, इट इज अ फैक्टर जो स्लिप के ऑकरेंस में हेल्प करता है और विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड slip direction also plays an important role. Also, the angle between slip normal and tensile axis also plays an important role in
स्लिप फिनोमिना, स्लिप नामक फिनोमिना में वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था श्मिड। इसलिए ये वाली जो चीज है ये इसको कहा जाता है श्मिड फैक्टर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपको टाउ आरएसएस की या रिजॉल्व शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है। वो आपसे पूछता है व्हाट इज श्मिड फैक्टर, हाउ टू डिराइव इट, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजॉल्व सर शियर स्ट्रेस। एक मिनट कंप्लीट कर ले बच्चा। तो रिजॉल्व शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस इंटू कॉस लैम्डा इंटू कॉस फाइव। उसमें से देखने जाएं तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या था, एफ बाई ए। लैम्डा क्या है, एंगल बिटवीन टेंसाइल एक्सिस इन स्लिप डायरेक्शन, ये वाला। और फाइव क्या है, एंगल बिटवीन स्लिप नॉर्मल एंड टेंसाइल एक्सिस। अब हमको जो अगली बात पढ़नी है वो है क्रिटिकली रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस। बताइए अभिषेक क्या कह रहे हैं आप। सर ये जो ऊपर वाला है टाउ आर एस एस इक्वल टू सिग्मा कॉस लैम्डा इंटू कॉस फाइव। हाँ सर इसको जो नाम दिए आप नीचे, हाँ, उसको नहीं नाम दिए, मतलब ये कि कॉस इस लैम्डा इंटू साइंटिस्ट कॉस का नाम फाइव है को सर नाम। ना, हाँ, श्मिट फैक्टर। मत, इतने को कॉस सर लैम्डा इंटू कॉस फाइव को श्मिट फैक्टर कहा गया है। सर जब आप बोलें कि अभी जब डेरिवेशन पूछेगा स्मिथ फैक्टर का, श्मिट फैक्टर का डेरिवेशन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा व्हाट इज श्मिट फैक्टर। अच्छा मतलब डेरिवेशन नहीं वो पूछेगा पूछेगा इसका। व्हाट इज श्मिट फैक्टर। हाँ, तो नहीं, हम लगता है कुछ जल्दीबाजी में गड़बड़ बोल गए होंगे। मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरह पूछेगा व्हाट इज श्मिट फैक्टर, ठीक है ना, और हाउ टू फाइंड इट या हाउ टू डिराइव इट, इस तरह से वो पूछेगा। मतलब कि वो अल्टीमेटली डिराइव करके ही यहाँ तक पहुंच पाओगे ना आप। जी सर। मतलब इसका डेरिवेशन देखो कुछ है थोड़े, डेरिवेशन में कुछ किया थोड़े। अगर आपने इस फिगर को जी अच्छे से सर। बना दिया, ठीक है, देख लो बहुत आसान सा फिगर है। आपने एक जी सिलेंडर सर। बनाया है, उस सिलेंडर पे एक फोर्स बना दिया है, उस फोर्स के कारण बीच में आपने स्लिप दिखा दिया है, उस स्लिप पे एक फोर्स लगा दिया है और एक नॉर्मल यहाँ गिरा दिया। पहले से नॉर्मल गिरा हुआ था, ये वाला, ये नॉर्मल पहले से गिरा हुआ था। इसके बीच में आपने एंगल बना दिया लैम्डा और फाइव। फिर क्या किया, फिर कुछ नहीं किया, फिर आपने सीधे स्ट्रेस का फार्मूला लिख दिया, एफ डी की वैल्यू निकाल दी, एस की वैल्यू निकाल दी और उसको आपने खाली रख दिया अपनी जगह पे, जिसके कारण आपको टावर एस की वैल्यू सिग्मा के रूप में हमको मिल गई। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। जी अब सर। अगला आता है क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। अब क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये बताइए व्हाट इज यील्ड स्ट्रेस। मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। बताइए प्रवेश, व्हाट इज यील्ड स्ट्रेस भाई। प्रवेश बताइए व्हाट इज यील्ड स्ट्रेस। चलिए अभिषेक तक आवाज नहीं आए। सूर्य प्रकाश बताओ भाई, यील्ड स्ट्रेस किसको कहते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। WIELD, यील्ड स्ट्रेस। अभिषेक बताइए। नो सर। नहीं आता। जब हम लोगों ने वो किया था माइल स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था, तो उसमें यील्डिंग पढ़े तो थे भाई। ये परंपरा ठीक नहीं है पढ़ के भूलने वाली, इसको आज रिवीजन करना, ठीक है। यील्डिंग क्या जी होती है। अनिकेत बताइए भाई व्हाट इज यील्डिंग, व्हाट इज यील्ड स्ट्रेस। अनिकेत। हाँ सर। हाँ, यील्डिंग क्या होती है भाई, यील्ड स्ट्रेस क्या होता है।
क्या सर? यील्ड स्ट्रेस सर क्या होता है? क्लास अभी ज्वाइन किए। आज हमने बताया ही नहीं है, जब एक बार तुमने ज्वाइन किया था पहले तब बताए थे यील्डिंग पिछले महीने बताए थे। चलो प्रवेश बताओ भाई, प्रवेश पाठक बताइए। सर लगता है प्रवेश है नहीं। प्रवेश तो टिक मार्क बैठा हुआ है। अच्छा अभिषेक बताओ, तुम बताओ। सर मैंने बताया सर, मुझे नहीं आता है। अच्छा तुम बता चुके हो, दीपक ने नहीं बताया। दीपक बताओ भाई, व्हाट इज यील्डिंग? सर यील्ड स्ट्रेस सर एक अल्टीमेट स्ट्रेस होता है सर, मटेरियल पे लगाते हैं सर, जब वो सर उसकी वजह से सर वो इलास्टिकली सर डिफॉर्मेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। ऐसा है, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेस ये अलग चीजें होती हैं बच्चा, है ना। यील्ड को अगर डिफाइन करने जाओगे तो ठीक बात किया है, जब वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब इस यील्ड को पकड़ते हैं। ठीक है, अब चूंकि मैं पूछ रहा हूँ यील्ड स्ट्रेस, है ना, तो ये जो सिग्मा था ये क्या था? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब एक स्थिति इमेजिन करो, मैं जरा पहले लिख दूं, सिग्मा आर एस एस इज इक्वल टू सिग्मा, थोड़ा जगह छोड़ दें, कॉस लैम्डा कॉस फाई। ठीक है, एक ऐसी स्थिति इमेजिन करो कि हम किसी मटेरियल पे लगातार स्ट्रेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, सिग्मा की जो वैल्यू है वो क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी जब यील्डिंग की प्रक्रिया हमको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो मान लीजिए उस समय उस सिग्मा की वैल्यू है सिग्मा वाई। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आप अपने मटेरियल पे फोर्स लगा रहे हो, मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू हो रहा है, स्लिप की फिनोमिना उसमें चालू हो रही है, तो वो फोर्स आप लगाते चले गए। उस फोर्स के लगाने के कारण जो उस पर प्रतिबल लग रहा था सिग्मा, वो भी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा आया कि वो स्लिप हो गया, यानी उस समय मटेरियल टूट गया या कट गया, या वो प्लास्टिकली जो डिफॉर्मेशन था उस पर शुरू हो गया। उस समय आप जब सिग्मा की वैल्यू देखने गए तो उस समय सिग्मा की वैल्यू कितनी निकली? सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई जब होगा उस समय जितना रिजॉल्व शियर स्ट्रेस लग रहा होगा उसको ही क्या बोलेंगे हम? सिग्मा CRSS, सिग्मा क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। क्या बात किया है इसको पूरी तरह से फटाफट समझ लेते हैं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे। फिर कोई प्रश्न होगा तो फिर आप लोग के प्रश्न को ले लेंगे। हम लोग पढ़ना शुरू किए थे एक सिलेंडर के बारे, जिस सिलेंडर पे हम लोगों ने टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है ऐसे और ऐसे। इस टेंसाइल फोर्स के कारण एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि इसमें शेयरिंग शुरू हो गया। शेयरिंग मतलब कटना। तो जो शेयरिंग शुरू हुआ वो एक प्लेन पे शुरू हुआ, उस प्लेन का नाम हम लोगों ने रख दिया स्लिप प्लेन। ठीक है, इस स्लिप प्लेन पे जब हमने देखा तो स्लिप की डायरेक्शन किधर थी? इधर थी, यानी ये जो मटेरियल था ऊपर वाला ये इस तरफ जा रहा था। तो हमने देखा उस पर एक फोर्स लग रहा है FD। ठीक, तो हमको ये निकालना था कि ये जो FD लग रहा है इसका क्या महत्व है, ये FD क्या कर रहा है। तो वो जानने के लिए हमको शियर स्ट्रेस निकालना बहुत जरूरी था। तो जब हम शियर स्ट्रेस निकालने गए तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला हमने लिखा FD/AS, यानी इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा था वही उसका इस ये टाउ था, टाउ RSS था। तो FD की वैल्यू हमको चूंकि सीधे सीधे नहीं पता थी, AS की वैल्यू हमको सीधे सीधे नहीं पता थी, तो हमने क्या किया? FD को F के फॉर्म में लिख दिया, हमने AS को A के फॉर्म में लिख दिया। और जब हमने इसको पुट किया आपके टाउ के फॉर्मूले में तो हमको
वैल्यू निकल के आई टाउ RSS इज इक्वल टू F/A cos लैम्डा cos फाई। फिर हमने देखा कि F/A तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है, तो हमने क्या किया, हमने रिजॉल्व शियर स्ट्रेस को अल्टीमेटली लिख दिया सिग्मा cos लैम्डा cos फाई, यानी स्ट्रेस गुणे श्मिट फैक्टर। फिर ये जानने की हमने कोशिश किया कि भाई ये कब तक चलेगा, तो ये तब तक चलेगा जब तक उसमें परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो जाता है ना। उसको हम लोगों ने कहा कि ये क्रिटिकल वैल्यू होगी, तो उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम लोगों ने कहा कि उसके लिए पहले चलो स्ट्रेस की क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, स्ट्रेस का यील्डिंग वैल्यू निकालते हैं। तो हमने स्ट्रेस की वो वैल्यू डाली जो उसमें यील्डिंग शुरू करती थी, और उस पॉइंट को हमने क्या कहा, क्रिटिकली रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस। तो जब आपके एग्जाम में आएगा तो अगर वो क्रिटिकली रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस भी पूछेगा तब भी आपको पूरा इतना करना पड़ेगा। अगर वो आपसे सिर्फ रिजॉल्व शियर स्ट्रेस पूछेगा जिसकी संभावना बहुत कम है, तब भी आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। अगर वो आपसे श्मिट फैक्टर पूछेगा तब भी आपको इतना डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट 1 में इसके आने की संभावना लगभग 100% रहती है ना। 99% कर लो, कभी ना आए तो फिर हम कह तो सकें कि 1% कहते नहीं आएगा, तो 99% इसके आने की संभावना रहती है। आपके टेस्ट में आता है, आपके एग्जाम में आता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी अभी भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप हमसे अभी पूछ सकते हो, है ना। बहुत आसान डेरिवेशन है, मटेरियल साइंस में 2 ही बार आपको डेरिवेशन करना है, एक ये डेरिवेशन है और एक यूनिट 2 की शुरुआत में हम लोग जब फेलियर थ्योरी पढ़ेंगे तब डेरिवेशन है। उसके अलावा पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो मटेरियल साइंस बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। बताइए अभी अगर किसी को कोई डाउट हो तो काइंडली उस डाउट को रखने के लिए अपना हैंड रेज कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि एक बार आप समझना चाहते हैं खुद से और नहीं कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया पता है, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाएंगे और वहां पे जाके नो कर देंगे। ठीक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अनिकेत, नीरज और प्रवेश ये लोग कुछ पूछना चाहते हैं। बताइए भाई, नीरज क्या पूछना चाहते हो आप? अनिकेत आप बताइए भाई क्या पूछना चाहते हो? सर डेरिवेशन एक बार फिर से बता दीजिए। देखो डेरिवेशन फिर से बताने का तो समय नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। डेरिवेशन में हमने किया, हमने एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस ले लिया, उसके ऊपर ये F फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था जिसके कारण हमने टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो गया उसका सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू F/A। इतनी बात हम लोगों ने की। इस फोर्स को लगाने के कारण इस मटेरियल में स्लिप ऑकर हुआ, स्लिप के कारण शेयरिंग हुई, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन था ये आपका स्लिप प्लेन हो गया। इस स्लिप प्लेन पे देखने गए तो ये स्लिप प्लेन लैम्डा एंगल पे बना और इसका जो नॉर्मल था वो टेंसाइल एक्सिस से फाई एंगल पे बना। तो हम इसका शेयर स्ट्रेस निकालने गए तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला था FD/AS, F/A ही होता है, तो FD/AS। तो FD की वैल्यू हम लोगों को पता चली कि F cos लैम्डा होगा। तो हमने इसको हम लोगों ने क्या किया, रिजॉल्व किया। FD को जब हमने रिजॉल्व किया F के फॉर्म में तो निकल के आया, है ना, F cos लैम्डा। AS की वैल्यू फिर निकाले तो AS की वैल्यू कितनी निकल के आई, AS A/cos फाई। तो हमने इन सारी वैल्यूज को टाउ RSS में हम लोगों ने सारे खाली डाल दिया, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा रीअरेंज किया तो अल्टीमेटली क्या निकल कर आया, टाउ RSS इज इक्वल टू सिग्मा cos लैम्डा इंटू cos फाई। उसमें हम लोगों ने बताया कि cos लैम्डा इंटू cos फाई को श्मिट फैक्टर भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एक ऐसी स्थिति इमेजिन करी कि जब सिग्मा की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि उसमें प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, तो उस वैल्यू को नाम हमने दिया सिग्मा वाई, और उस समय जो शियर स्ट्रेस इसमें पैदा हो रहा था उसको नाम दिया हम लोगों ने क्रिटिकली रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस। तो इस तरीके से रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हुआ सिग्मा cos लैम्डा cos फाई, और क्रिटिकली रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया सिग्मा वाई इंटू cos लैम्डा cos फाई। इस तरीके से ये आपका वैल्यू निकल कर आ गई है। 10 सेकंड से भी कम का समय बचा है। आप लोग क्लास में जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो काइंडली आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।
Thank you very much, sir. Thank you.